नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में हैं, जद्दोजहद में हैं। लेकिन एक चीज़ आपने 2019 के चुनावों में यानी 5 साल पहले सुनी होगी, जो काफ़ी चर्चित थी, मोदी लहर। इस मोदी लहर में ना जाने कितनों की नैया पार लग गई, न जाने कितने लोग यहाँ पर सांसद बन गए, न जाने यहाँ पर कितनों की किस्मत चमक गई। यहाँ तक कि देखा जाए, कई लोग यहाँ पर खुद कहते हुए नजर आए कि मैं मोदी लहर की वजह से ही जो है राजनीति में आया और मोदी लहर ने उन्हें पार लगा दिया। लेकिन 2024 आते आते आखिर ये मोदी लहर कहाँ चली गई? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी की लहर गायब हो गई है। जो मोदी लहर 2019 में थी, अब 2024 में वो मोदी लहर ठप पड़ गई है और सारी जगह सुनसान हो गई है। आखिर क्यों यहाँ पर सब मोदी से नाराज हुए? आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ? आखिर क्यों लोग नाराज हैं? क्यों लोग यहाँ पर मोदी लहर को अब उस तरीके से नहीं देख रहे? क्यों विपक्ष भी अब कह रहा है कि मोदी लहर बीता हुआ कल है और अब जो नया सूर्य उदय होगा वो विपक्षी पार्टियों का होगा? आखिर कौन कौन लोग यहाँ पर मोदी सरकार से नाराज हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। साथ ही विस्तार से आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यूपी जैसे राज्य जहां पर लोकसभा सीटें जो हैं 40 के पार हैं, यानी जहां पर सबसे बड़ा बीजेपी जो है आक्रमण कर सकती है सीटों पर, या कह लें कि सीट वहां से ले सकती है, या जहां ज्यादा संभावनाएं हैं, जहां उन्होंने संभावनाएं 2019 और 14 में बनाई भी थी, वो संभावनाएं कैसे इस साल कम हो सकती हैं, ये जरा आपको बताते हैं। शुरुआत यहां से करेंगे कि 2019 में जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो एक साल बाद यहाँ पर कोविड-19 आ गया और कोविड-19 में जिस तरीके से लाशों के ढेर लगे, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े राज्यों से वापस अपने गांव की तरफ निकले, जिस तरीके से उनकी व्यवस्था थी, कई लोग तो रास्ते में ही यहाँ पर गर्मी के चलते या कह लीजिए व्यवस्था ना होने के चलते दम तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि सबको वहीं रहना है जो जहां पर हैं, लेकिन रहेंगे, आखिर सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं कोरोना ने बीजेपी की मोदी लहर को ठप कर दिया। जो ये कोरोना आया था, कई लोगों की जान भी ले गया और साथ ही साथ यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि सुपर लीडर, सुपर पावर, उसकी भी पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। उसके बाद हम देखते हैं किसान आंदोलन, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था और इस किसान आंदोलन में किस तरीके से 1.5 साल तक यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से सरकार टूटी, किस तरीके से वो घुटनों पे आ गई। आखिर उन किसानों के साथ जो आईटी सेल ने बर्ताव किया, जिस तरीके से उन्हें खालिस्तानी और न जाने किन किन शब्दों से बुलाया, उन्हें कांग्रेस का एजेंट बुलाया, जो किसान यहाँ पर टिके हुए थे लगातार बॉर्डर्स पे, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की या कह लीजिए मोदी लहर ले डूबा। क्योंकि वादे तो बड़े बड़े 2019-2014 में किए थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन ये दुगनी आय ना तो किसानों को दिखी और ना ही जनता को दिखी। दूसरी तरफ यहाँ किसानों का मोहभंग हुआ। तो कोविड, किसान और आगे लेके चलें तो स्टूडेंट वर्सेस मोदी, ये ट्रेंड अभी का नहीं बल्कि काफी पुराना है। 2014 से ही जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी, तभी से स्टूडेंट वर्सेस बीजेपी और मोदी होने लगा था। तब ये जो बच्चे थे वो कला के क्षेत्र से थे। बात हम यहाँ पर FTII की कर रहे हैं। जब मोदी सरकार आई तो यहाँ पर FTII के नए जो चेयरमैन बने वो थे गजेंद्र चौहान। जिस तरीके से उन्होंने FTII को चलाया, तभी से ही जब से उन्होंने यहाँ पर अपना पद ग्रहण किया, उसी के बाद से ही लगातार स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगातार यहाँ पर देख रहे थे कि जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, वो आखिर कैसे इतने बच्चों के जो चेयरमैन बन सकते हैं, किस तरीके से उस संस्था को चला सकते हैं जहां पर रहने की उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ, कई राजनेताओं ने इसको ज्वाइन किया, कई सारे आर्टिस्ट यहाँ पर कह लीजिए बीजेपी या फिर उस मोदी लहर के खिलाफ हो गए जो कभी दिखती हुई नजर आ रही थी। यानी यहाँ पे कोविड, किसान और स्टूडेंट्स, और यही हमने 2019 के JNU या आप कह लीजिए जामिया हमदर्द के जब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ किस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने जो है सलूक किया, वो सबके सामने था। उसके बाद आता है महिला पहलवानों का मुद्दा। ये बड़े 4 मुद्दे थे कहीं ना कहीं जिसने मोदी लहर को कम कर दिया। महिला पहलवानों का मुद्दा, जहां पर बड़ा आरोप खुद बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर
लगे थे। महिला पहलवान करीब 1 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पे थी। 28 मई का दिन आपको याद होगा कि किस तरीके से करीब 1 साल पहले ही जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन उस तरफ यहाँ पर महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस जानवरों जैसा सलूक जो है करती हुई नजर आ रही थी। यानी ये 4 मुद्दे जो थे, महिला सशक्तिकरण जो कि महिला पहलवान के आंदोलन से फेल हुआ, किसान की दुगनी आय जो कि किसान आंदोलन ने इसकी सच्चाई खोल के रख दी, यहाँ कहा था कि शिक्षा में और भी नए मौके मिलेंगे, किस तरीके से शिक्षा में नए मौके मिले उसकी पोल यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ और आप कह लीजिए कॉलेज के बच्चे खोलते हुए नजर आए, जहाँ पर कहा गया था कि एक बेहतर भारत आपको मिलेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोविड-19 में किस तरीके से लोगों के बुरे दिन आए, कहीं ना कहीं उसने भी इसकी सच्चाई खोल दी। तो ये बड़े 4 कारण कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं निकल कर सामने आ रहे हैं कि मोदी की लहर 2019 से घटते घटते 2024 में जीरो पे आ गई, कह लीजिए पूरी तरीके से ठप हो गई। अब आपको कुछ विश्लेषण यहाँ करके बताते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यूपी जहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और बंगाल में 42 और यूपी में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और क्रमशः महाराष्ट्र में 25 बीजेपी के हाथों में है, बिहार में 17 बीजेपी के हाथों में है इस समय और बंगाल में 18 और यूपी में 63 हाथों में है। ये भी जानेंगे कि आखिर अब इन आने वाले चुनावों में कितना बीजेपी को फायदा होने वाला है, इन सीटों में इजाफा होगा या घाटा होगा, ये भी हमारी साथी से जानेंगे कि वो इन सब मुद्दों पर क्या कहती हैं कि मोदी लहर के घटने का असर इन बड़े राज्यों पर क्या होगा। जैसा कि विश्लेषण किया गया है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर टोटल 48 सीटें हैं और अगर अब बात करें 2019 की तो बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके के आंकड़े एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से स्टार प्रचारक को भी उतारा गया था और अब यहाँ पर महाराष्ट्र से फिर से 25 से 30 के बीच बीजेपी अपनी सीटें ला सकती है। ये एक बड़ा अनुमान है कि बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में पिछली बार जब अपनी 25 सीटें लेकर आई थी तो इस बार 25 और 30 की तैयारी उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं वो तैयारी दिख रही है। जमीनी हकीकत जो है वो लग रहा है कि बीजेपी 25 तो नहीं उससे ज्यादा ही सीटें लेंगी, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा अनुमान देखा गया है जनता के बीच। और इसी के साथ बिहार की बात कर दी जाए तो 2019 में 17 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन इस बार बिहार में कहीं ना कहीं ये सीटें डगमगा सकती है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से बीजेपी के एक्सपोज का जो यहाँ पर एकदम रन डाउन लेकर आए थे 1, 2 और 3 करके, कहीं ना कहीं बीजेपी वहां लो दिखी है। जो बीजेपी का एक सेंटर कह सकते हैं कि अन्य स्टेट्स में देखा गया तो काफी बीजेपी छाई, लेकिन बिहार में बीजेपी का वो क्रेज नहीं दिखा जनता में। तो जो 2019 में 17 सीटें उन्हें मिली थी, अब 2024 में उन 17 सीटों पर ही बरकरार रहना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें हम बंगाल की, तो बंगाल में तो बीजेपी की मुश्किलें खड़ी ही खड़ी है। भले अमित शाह ने वहां रैली करके खूब जनता को समझाया हो कि मौका दिया जाए, लेकिन ममता बनर्जी की एक ही स्पीच काफी रहती है बंगाल के लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरह से बंगाल में 2019 के आंकड़े देखा जाए कि 18 सीटें थी बीजेपी के खाते में, 42 सीटें हैं वहां पर टोटल। तो देखने में ये लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए वो 18 सीटें बरकरार रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बिहार और बंगाल ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमेशा से बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिलती ही मिलती है। तो या इस बार भी बंगाल का यही हाल रहेगा कि 42 में से 18 सीटें जो फिलहाल तो बीजेपी के खाते में है, लेकिन 4 जून और यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद इन 18 सीटों पर बरकरारी शायद डाउन दिख सकती है, उन 18 सीटों पर मुश्किल हो सकती है। और इसी के साथ आखिरी बात करें यूपी की, तो जहां 80 सीटों में से 63 सीटें जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, बता दें कि इस बार वहां पूरे 70 हो सकते हैं, 70 से 75 जा सकती है, बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। तो दो बड़ी सीटें हैं जहां महाराष्ट्र और यूपी की बात करें तो मुंबई अपने पिछले आंकड़ों को पार कर सकती है, लेकिन यही बात करें बिहार और बंगाल की, तो जिन आंकड़ों पर मुंबई जो बीजेपी है जो 2019 में अटकी थी, जहां अभी तक चलती आई हो उन आंकड़ों को उन पर बरकरार रहना यहाँ पर बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। एक कड़ी टक्कर इन राज्यों में बीजेपी को मिल सकती है। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से
सीटों का आकलन किया गया और ये मुद्दे जो सामने आए कि किसने और कैसे यहाँ पर मोदी लहर को घटा दिया, क्या सरकार की यहाँ पर गलतियां थी और किस तरीके से मोदी लहर अब 2024 में ठप होती हुई नजर आई है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और अब 4 जून को देखना होगा कि 4 जून को 400 पार हो पाएगा कि नहीं, या फिर इंडिया अलायंस के लिए सच में ये एक नया सूर्योदय होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।